नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय मोदी जी का सबसे बुरा दौर। चीन में अभी जाने के बाद उनके प्रति जो भी श्रद्धा थी लोगों के अंदर, उसका भी एक उजागर हो गया। लोगों का मानना है कि चीन के साथ मित्रता का मतलब क्या है। जो भारत की जो परंपरा रही है, जिस बड़े नेता ने या जिस प्रधानमंत्री ने चाइना और पाकिस्तान के साथ मित्रता की, उसको यहाँ अच्छा नहीं माना गया। आखिर इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं कि उन्हें चाइना के साथ मित्रता के लिए बाध्य होना पड़ा। उस चाइना के पीछे जिसने अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को पीछे से बहुत मदद की, ड्रोन से लेके सभी प्रकार के हथियारों की सप्लाई की उन्होंने, और पूरी कोशिश उसकी थी कि पाकिस्तान के पीछे छिपकर भारत को मजा चखाए। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री को उसकी सुप्रीमेसी में एक्सेप्ट करना कि हम आपको सुपर पावर मानते हैं, अमेरिका और चीन या अमेरिका और रशिया के बाद। इससे पहले भी हमारे भारत के प्रति वो यानी बॉर्डर पर आक्रमण कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, उनका भी मानना है कि भारत की ज़मीन अभी कब्जे पे है, चाइना के कब्जे में है, किलोमीटरों में है वो, लेकिन अभी उसका कोई भी निवारण नहीं हुआ। इसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री को उनकी शरण में जाना पड़ा। इसके पीछे के 2-3 मुख्य कारण ये हैं। एक तो ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री जी का जीना दुश्वार कर दिया। उनके जीवन में सबसे बुरा दौर लाने का जो कारण है वो है ट्रंप साहब। एक छोटी सी गलती प्रधानमंत्री से क्या हुई, ट्रंप ने बिल्कुल बर्बाद करने के लिए सोच लिया। इतने महान हमारे प्रधानमंत्री, इतने बड़े विश्वगुरु, इतनी बड़ी ताकत के साथ जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता, प्रचंड बहुमत के नेता, लेकिन एक गलती हो गई। वो गलती क्या हुई कि इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी को फेवर कर दिया अमेरिका के इलेक्शन में, कमला हैरिस को, और वहीं से बात गड़बड़ हो गई। इससे पहले इन्होंने ट्रंप साहब को जिताने में जो मदद की थी कि किसकी सरकार, इस बार ट्रंप सरकार, उस वाले में तो वो जीत गए थे और वो इनके पक्के मित्र बन गए थे। लेकिन इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी से थोड़ी सी चूक हो गई। इन्होंने सोचा कि मोदी जी जिधर सोचते हैं वही होगा। ट्रंप को इस बार सपोर्ट ना करना ट्रंप साहब को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि मोदी साहब हमारे अच्छे मित्र हैं, एटलीस्ट मोदी साहब हमारा सपोर्ट करेंगे। लेकिन मोदी साहब तो मोदी साहब हैं। मोदी साहब ने देखा कि कमला हैरिस आने वाली हैं, तो मोदी जी तो फिर कैसे इनको सपोर्ट करते। ट्रंप तो उनके लिए इतिहास बन जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमला हैरिस हार गई और ट्रंप साहब जीत गए। तो सारी जो झगड़े की जड़ है ट्रंप और मोदी साहब के बीच की, वो है मोदी साहब का प्रचार ना करना ट्रंप के लिए। मोदी साहब ने अपने जितने भी भारतीय वहाँ पर इनके कंट्रोल में हैं, उनसे निवेदन ना करना कि ट्रंप को जिताओ। इसका बड़ा खामियाजा भारत, पूरा देश उठा रहा है। ये कैसे चूक हो गई इनकी, इस पर इनको मनन कर रहे होंगे और पश्चाताप भी कर रहे होंगे कि हमारे जैसा इतना कूटनीतिज्ञ, बहुत बड़े बड़े चाणक्यों की टीम हमारे पास है और हम
ये गलती कैसे कर गए। अब आप देखिए, ये जो छोटे मोटे टैरिफ लगते थे 7%, 8%, जो एक कॉमन होता है कि आपका सामान हमारे देश में आएगा तो हमें इतना टैक्स लेना पड़ेगा, ये एक सामान्य ये व्यवहार का नियम था। ही उन्होंने 25% किया। 25 को छोड़िए, जब रसिया से इन्होंने तेल लिया अमेरिका को अंगूठा दिखा के, तो उसने तुरंत ही 50% कर दिया। 50% की टैरिफ का मतलब यह है कि लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। सूरत में हीरे का, डायमंड का जो कारोबार है वो ठप सा पड़ गया है। एक दो भले फैक्ट्री चल रही हो, सारे कारीगर बाहर हो गए। कपड़े की यानी टेक्सटाइल की सारी फैक्ट्रियां लगभग ताले लग गए। कौन खरीदेगा? 50% यानी जो भी सामान अमेरिका में जाएगा वो 50% का टैक्स लगा के कौन खरीदेगा? बांग्लादेश के पास में 11%, 12%, 13%, और भी फिलीपींस के कपड़े, पाकिस्तान के कपड़े यानी टेक्सटाइल का जितना भी है उनके ऊपर कम से कम उनका टैरिफ है, तो लोग उनको खरीदेंगे। वैसे भी पाकिस्तान का कपड़ा और भी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है वर्ल्ड लेवल पे, तो कम दाम पे मिलेगा, तो अमेरिका इनसे क्यों खरीदेगा? वही शर्ट जो पाकिस्तान से जो जा रही है वो वहाँ पर अगर $15 की मिल रही है तो इंडिया से वो $19, $20 की क्यों खरीदेगा कोई? तो ये फ़र्क है। तो इस तरह के जो अंतर आए हैं वो क्यों आए हैं? क्योंकि दोस्ती में दरार आ गई, और दोस्ती की जो चूक है वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि खामियाजा कहाँ भी मिल रहा है। कितने $बिलियन का टर्नओवर इनका होता है हमारी अमेरिका के साथ जो टाई अप है, उसमें कितनी गिरावट आएगी इन्हीं दो फील्ड पे। फिर उसके बाद आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल एक ऐसा उद्योग है कि वो एक दूसरे के साथ चलता ही रहेगा, क्योंकि उसमें उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया है। उसको उन्होंने इसलिए नहीं लगाया है कि उनके लाइसेंस पे ये काम कर रहे हैं। जितनी भी अमेरिकन कंपनीज हैं वो लाइसेंस देती हैं इनको कि हमारा काम आप करिए और प्रोडक्ट आएगा, तो वो तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन टेक्सटाइल में कौन सा लाइसेंस चाहिए? इस तरह के जो लेदर उद्योग में क्या टेक्नोलॉजी चाहिए? पूरा कानपुर, पूरा चमड़ा उद्योग, आगरा, कलकत्ता, जितना भी चमड़ा उद्योग है सब ठप हो रहा है, ठप होने की कगार पर है। वो बाहर जाएगा, जूता वही जो पहले $100 का मिलता था वही लगभग $150 का या $160 का मिलेगा। तो $160 के जूता कौन खरीदेगा? जो $100 का मिल रहा, वही जूता ने रिप्लेस कर लिया है पाकिस्तान को। हम और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? वही कार्यशैली, वही जूते, वही चमड़े, वही कारीगर वहाँ से जा रहा है। उनका जूता 90 में मिल जाएगा, $90 में। तो हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी शेप में आ गई है। पिछले पखवाड़े में 88 गया था रुपया, यानी $1 $88 पे आ गया, यानी धीरे धीरे वो 100 की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तो एक हुआ ट्रंप का, कि ट्रंप ने मोदी जी के बुरे दौर में कैसे योगदान दिया। अब आते हैं दूसरा दौर है पाकिस्तान जो टेररिज्म फैला रहा है उस पे ऑपरेशन सिंदूर इन्हें करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर फेल्योर हो गया। इनके 7 जहाज गिरे, कोई 5 कहता है, कोई 6 कहता है, कोई 7 कहता है। ट्रंप 6 से 7 जहाज के बीच में स्टेटमेंट देता है, कभी 5 कहता है, कभी 6 कहता है, कभी 7 कहता है कि इतने जहाज इनके रफाल गिरे। और 47 बार वो कह चुका है। ऑफिशियल संख्या 45 है, कोई 46 बोलता है, कोई 47 बोलता है। इतने बार वो बोल चुका है कि हमने युद्ध को रुकवाया, यानी धमकी देकर हमारे मोदी साहब को हमने धमकाया कि हम सारा तुम्हारा व्यवसाय बंद कर देंगे अगर तुमने युद्ध नहीं रोका। और उसके लिए हमने 24 घंटे का टाइम दिया था। 5 घंटे में ही आपने सरेंडर कर दिया। उनसे विरोध नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट नहीं की, उनसे ये नहीं कहा कि आप ऐसा ना करिए, हमारे यहाँ 26 आदमी को इसने मार दिया। तो
ये दूसरा कारण बना। पाकिस्तान का जो आतंकवाद है वो उसमें भी ट्रंप शामिल हो गए। अब तीसरा आता है चाइना। चाइना एक सुपर पावर की शक्ल में बदल रहा है, बगल का पड़ोसी है। उसने अभी इतनी बड़ी मीटिंग की, SCO का समिट किया, जिसमें कई देश आए और उस देश की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम जब आया तो वो कल की आप एक सोशल मीडिया में एक तस्वीर तैर रही है, आप उसको देख सकते हैं। उनके जो विक्ट्री डे में जो मार्च कर रहे हैं उसमें 4 लोग फ्रंट में चल रहे हैं। जी पिंग चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो स्वयं चल रहे हैं, पुतिन साहब चल रहे हैं, और वो एक तानाशाह चल रहा है नॉर्थ कोरिया का किम जोंग, और उसके बाद में प्रधानमंत्री चल रहे हैं पाकिस्तान के शरीफ साहब। तो शरीफ इतने क्लोज हो गए हैं, पुतिन, चाइना के प्रेसिडेंट, किम जोंग यानी नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट, वो एक साथ चल रहे हैं। अभी तो ये भी सुनाई पड़ रहा है कि शरीफ साहब ने पुतिन साहब से अकेले में बात की है, जो 1-on-1 मीटिंग में उन्होंने कहा है जो स्तर इंडिया का है आपके साथ, वही उसी लेवल का मुझे व्यवसाय चाहिए और वही ट्रीटमेंट चाहिए, वही टाइप चाहिए। तो मतलब इस लेवल पे वो सेंधमारी कर रहा है। तो ये एक ऐसा दौर है कि ये तो तीसरा कारण था कि चाइना इंडिया को बर्बाद करना चाहता है। चौथा है इंटरनल पॉलिटिक्स। इंटरनल पॉलिटिक्स में विपक्ष इनके पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग के साथ जो गलतियां हुई हैं इनकी, जो इन्होंने महत्वाकांक्षा दिखाई है एक सिस्टम के साथ खेलने की, उसमें उसका अब असर दिखाई पड़ने लगा है। राहुल गांधी एक अभी हाइड्रोजन बम ला रहे हैं। हाइड्रोजन बम क्या है? हाइड्रोजन बम यह है कि जितनी भी दादागिरी हुई है, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हो, चाहे वो MP का इलेक्शन हो, कर्नाटका का इलेक्शन हो, या पूरे देश में कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं या ऐसी कोई लोकसभा नहीं जिसमें वोट काटे न गए हों और वोट ऐड न किए गए हों। और जब वो परतें खुलेंगी तो उसमें क्या होगा? पहला एटम बम राहुल गांधी ने छोड़ा तो पूरे देश में तहलका मच गया। अब दूसरा खुलेगा जिसमें बनारस भी सीट है, उस पर खुलेगा। उसके ये तो विरोधी पार्टियों का है। उसके बाद में पैतृक पार्टी RSS, वो भी नाक में दम किए हुए। जब से 240 आए हैं, इनकी संख्या आई है 303 से, तब से RSS ने ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। अब राष्ट्रपति के इलेक्शन में मनमानी नहीं चली हमारे मोदी साहब की। संघ ने अपना कैंडिडेट दिया CP राधा कृष्ण को। तो वो क्या है, वो कहाँ के हैं? वो तमिलनाडु के हैं, संघ परिवार से आते हैं, और उन्होंने कहा है कि इसको जिताओ, तुम्हारे पास में संख्या है। तो ये कमज़ोर जब नश हुई तो RSS भी चढ़ बैठा। उसके बाद में आ जाते हैं 2 बैसाखियों पे, क्योंकि इनकी सरकार बैसाखियों पे है। तो नीतीश कुमार तो तब तक चुप हैं जब तक वो बिहार के इलेक्शन नहीं हो जाते, क्योंकि उन्हें इलेक्शन का इंतज़ार है, उसके बाद वो पलटी मारेंगे। ये तो बच्चा बच्चा वहाँ जानता है। जैसे बिहार की वोट अधिकार यात्रा भी ख़त्म हुई तो उसमें जिस प्रकार का सपोर्ट किया है उन्होंने यात्रा को संपन्न कराने में, सफल कराने में, किसी से छिपा नहीं है। 1-2 घटनाएं रख दी इन्होंने ताकि ये ना हो कि नीतीश कुमार ने कोई बाधा या कोई अड़चन नहीं पैदा की। बाकी सब जगह वो स्मूथ चल रहे थे। अब आ जाते हैं नायडू साहब को। नायडू साहब बहुत महत्वाकांक्षी हैं और नायडू साहब बहुत अच्छी ब्लैकमेलिंग करना जानते हैं। तो टिट फॉर टैट वो चाहते हैं इस समय कि वो मोदी साहब को अस्थिर करना चाहते हैं या इसके एवज में बहुत कुछ लेना चाहते हैं। तो नायडू साहब या तो केंद्र में आना चाहते हैं, अपने बेटे को नारा लंकेश को वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, या फिर वो विपक्ष के साथ मिल के उपराष्ट्रपति के चुनाव में खेल करना चाहते हैं, एक ट्रेलर देना चाहते हैं
कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम सरकार तक बदल देंगे। तो आज मैंने केवल ये बताने की कोशिश की है कि मोदी साहब का इतना कठिन दौर कैसे आया। तो ट्रम्प से लेके नायडू तक मैंने कोशिश की है कि समझाने की, और मैंने जो समझा था तो उसमें यही समझ में आया है कि बड़ा कठिन समय चल रहा है और इसको कैसे निजात पाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।